हेलो दोस्तों, आर के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार शाम वाली क्लास में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अपना लेक्चर स्टार्ट किया था और आज भारत के राष्ट्रपति का ये दूसरा लेक्चर है। क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति का परिचय देखा था, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों की बात करेंगे और उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको देखेंगे। साथ ही जो कुछ कॉमन फैक्ट हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, उन पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी क्लास 6 बजे आती थी शाम को, अब वो आया करेगी 8 बजे। और मॉर्निंग वाली जो क्लास है वो आपकी 10 बजे की जगह आया करेगी 12 बजे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, ठीक है, ऐसे फिर वित्तीय शक्तियां, उसके बाद न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके सभी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो अब देखो, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में उसके पास देखो कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। एक तो देखो, भारत सरकार के जो भी शासन संबंधी कार्य हैं वो किसके नाम पर होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अधीन देखो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये जिन सदस्यों की देखो यहाँ पर नियुक्ति कर रहा है, ये किस शक्ति के अंतर्गत कर रहा है, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। देखो, बहुत बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि आपको विकल्प में 4 शक्तियां दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये राष्ट्रपति की किस शक्ति के अंतर्गत आता है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं, इनके ऊपर बहुत फोकस करना। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की। उसके बाद देखो, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का भी गठन कर सकता है। उसके बाद देखो, और उसके पास क्या शक्ति है, वो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। बाद बाकी वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो शक्तियां हैं ये कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन कौन, मैं रिपीट कर देता हूं। शासन संबंधी भारत सरकार जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। बाद बाकी प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद देखो, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों आदि का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये हो गई राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज समझनी है कि विधायी शक्ति का मतलब हो गया कि जो संसद के संदर्भ में, ठीक है, विधायी शक्ति, विधायिका जो कि कानून बनाने वाली संस्था होती है वो क्या होती है, वो संसद होती है। तो संसद के संदर्भ में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं
उनको हम लोग विधायी शक्ति कहते हैं। बाद बाकी ये जो कार्यकारी शक्तियां थी ये आपने देख ली। अब हम लोग बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों की, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखो, विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है और वो बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये सारी चीजें संसद के संदर्भ में होगी, ठीक है। विधायी का मतलब विधायिका, मतलब कानून बनाने वाली संस्था यानी कि संसद। तो यहाँ पर देखिए संसद की बात की गई, फिर लोकसभा, फिर संसद, फिर राज्यसभा। तो जो संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो संसद की बैठक बुला सकता है या फिर कुछ समय के लिए इसे स्थगित भी कर सकता है। फिर देखो, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, किंतु वह स्वयं के निर्णय से ऐसा नहीं कर सकता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही ऐसा कर सकता है। यानी कि लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति की तो होती है, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ अकेले अपने निर्णय से लोकसभा को विघटित नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद देखो, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन या फिर जो संयुक्त बैठक होती है उसका आह्वान भी राष्ट्रपति करता है और उसको आहूत भी राष्ट्रपति करता है। बाद बाकी जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है। जब अभी हम लोग संसद के दोनों सदनों के बारे में पढ़ेंगे तब इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। बाद बाकी देखो, मैं एक चीज और बता दूं कि जो भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ तो राष्ट्रपति के अंतर्गत हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें फिर से आपके सामने आएंगी। जैसे कि जब हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति का जिक्र वहां पर आएगा। अन्य मंत्रियों या फिर मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर इनके कार्य प्रणाली कैसे होती है, कैसे ये राष्ट्रपति को सपोर्ट करके काम करते हैं, तो उसमें भी फिर राष्ट्रपति का जिक्र आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ ये लिख दिया गया है कि इन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलर इनके टॉपिक के ऊपर पहुंचेंगे तो सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। तो पहले तो लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन होते थे राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो अब सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य अपनी कला, ठीक है, या फिर किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है और ये कैसी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करना, या फिर हाँ, इसको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है, तब वहां पे दे देगा कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, लेकिन अपने स्वयं के निर्णय पर नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। उसके बाद देखो, संयुक्त बैठक जो होती है संसद की, उसका आह्वान और उसको आहूत करता है और राज्यसभा के कुछ सदस्यों यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग अध्यादेश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये भी राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब होता है कोई कानून, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, या फिर राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखो, अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, यानी कि एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश होता क्या है, मान के चलिए कोई सदन काम नहीं कर रहा है, या फिर एक सदन या फिर दोनों सदन काम नहीं कर रहे, यानी कि उनका सत्र नहीं चल रहा है, तो किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना देता है। ठीक है, और ये जो अध्यादेश होता है ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रभाव और जो इसकी शक्तियां होती हैं वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरीके से ही होती हैं। बस अंतर इतना होता है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, अल्पकालीन होती है। जैसे मान के चलिए कोई भी मामला फंसा हुआ है और उस पर तत्काल कोई कानून बनना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस मुद्दे पर कानून बना सकता है, और वह कानून जो होगा वो उसी तरीके से प्रभावी होगा और उसका जो प्रभाव होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि कोई कानून संसद में बनता है। अब जो संसद में कानून बनता है वो तो फिर बहुत लंबे समय के लिए होता है, लेकिन जो अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो किस अधिनियम से प्रेरित है। तो आपने जब मेरे साथ पहली क्लास की थी, जब हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अब, कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके द्वारा ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखना। बाद बाकी मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अल्पकालीन होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने तक हो सकती है, और संसद की मंजूरी ना मिलने पर सिर्फ कितनी होती है, 6 हफ्तों की होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो उसके बाद जब संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है तो उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों सदन मिलके उसे अनुमोदित कर दें कि हाँ ये अध्यादेश लागू कर दिया जाए। ठीक है, और जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने, और अगर संसद में मंजूरी नहीं मिलती है तो फिर सिर्फ 6 हफ्ते ही वह कानून रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। बाद बाकी राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि एक बार अगर जारी कर दिया तो फिर वो 6 महीने तक चलेगा या फिर 6 सप्ताह तक, वो जब चाहे तब अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो ये बात हो गई राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक तो अनुच्छेद याद रखिए, ठीक है, दूसरा ये याद रखिए कि किस अधिनियम से ये प्रेरित है। बाद बाकी ये जो टाइम ड्यूरेशन है 6 सप्ताह, 6 महीने और 6 सप्ताह, इनको भी याद रखिए। बाद बाकी अध्यादेश क्या होता है ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। अब देखो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। अब वित्तीय मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो धन से रिलेटेड, ठीक है, या जो वित्त से रिलेटेड राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उनकी बात हम लोग अब करने वाले हैं। तो देखो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो शक्ति ये हो गई कि जो धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है वो तभी पेश किया जाएगा जबकि पहले उस पर राष्ट्रपति की अनुमति आ जाएगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाद बाकी धन विधेयक को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है। तो राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति है
कि जो बजट होता है उसको संसद के समक्ष रखवाए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट की जगह पर जो शब्द संविधान में प्रस्तुत किया गया है या फिर जो लिखा गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था और लोग मार के चले आए अनुच्छेद 112। लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो राष्ट्रपति को भाई ये भी शक्ति प्राप्त है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के समक्ष रखवाए। उसके बाद देखो, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि, कल जैसे हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से, तो मैंने बात करी थी जब निधियों की बात आएगी तब हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में डिटेल से। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि भारत की जो आकस्मिक निधि होती है उसका प्रयोग राष्ट्रपति किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। उसके बाद देखो, भारत सरकार की कोई भी अनुदान की मांग होगी तो वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि भारत सरकार की कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो 4 ये मुख्य राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां थी। कौन कौन? एक तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा संसद में। जो बजट होता है यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि को कभी भी किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए प्रयोग कर सकता है और सरकार की कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक का मतलब हो गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संदर्भ में। ठीक है, बाद बाकी कोई भी कानून के संदर्भ में, यानी कि आप टोटल यहां पर ऐसे मान के चलिए न्यायपालिका के संदर्भ में। ठीक है, ये टर्म बिल्कुल सटीक बैठेगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को लेकर। तो देखो यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, बाद बाकी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये उसको पावर है, यानी कि ये उसकी न्यायिक शक्ति है। उसके बाद देखो, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी न्यायिक मुद्दा होता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि उस मुद्दे पर वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को उस मुद्दे पर कोई परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखना 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले पर सलाह लेने का अधिकार है। और ये भी ध्यान रखना कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उसके बाद देखो, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है या फिर परिवर्तित कर सकता है। तो अब देखो, राष्ट्रपति को यह भी शक्ति प्राप्त है और किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि कोई भी अपराधी व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका हो तो वह उस व्यक्ति के दंड को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है उस व्यक्ति के दंड को, या फिर उस व्यक्ति के दंड को परिवर्तित कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है।
तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति को माफ कर सकता है, उसकी सजा को निलंबित कर सकता है या फिर उसकी सजा को परिवर्तित कर सकता है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। अब देखो ये क्या क्या है, तो राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा अपने स्वयं के निर्णय पर नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वह किसी भी देश से युद्ध होना है या फिर किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है उसको रोकना है, तो राष्ट्रपति इस चीज की घोषणा किसके अनुमति के बाद करेगा? तो संसद की अनुमति के अनुसार ही राष्ट्रपति युद्ध या फिर इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। उसके बाद देखो सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये समझौते और जो ये संधि होती है उसमें भी संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी भारत के सैन्य बल है उसका सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो सैन्य शक्तियां में कौन कौन हो गई? युद्ध और इसकी समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद की अनुमति के बाद। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन इसमें भी संसद की अनुमति अनिवार्य है। यानी कि कुल मिलाकर यह कि राष्ट्रपति अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, मैंने पहले भी बताया था। जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? वास्तविक शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री के पास, और जो उसके मंत्री हैं और जो भी जनता से चुन के सांसद आते हैं उनके पास एक्चुअल में शक्ति है। राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, वो सिर्फ मंत्रिमंडल और विधायिका के समक्ष रह के कार्य करता है। तो ये हो गया। बाद बाकी ये ध्यान रखना कि वह भारत के जितने भी सैन्य बल होते हैं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उनका सर्वोच्च सेनापति होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी जल, थल और वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद देखो आपातकालीन शक्तियां देख लें, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल और जो राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है और जो देश में वित्तीय आपातकाल होता है उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बाद बाकी इन तीनों आपातकालों को हम लोग आपातकाल वाले टॉपिक के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो स्वाविवेकी शक्तियों की हम लोग बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर आए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति रोक सकता है। ठीक है, क्यों रोक सकता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कानून ना बन जाए जो कि संविधान के विरुद्ध हो। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति विधेयक रोकता है ये धन विधेयक के अतिरिक्त यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि धन विधेयक तो तभी संसद में पेश किया जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है। लेकिन जो बाकी विधेयक हैं वो क्या होते हैं? वो राष्ट्रपति के पास ही आते हैं और फिर राष्ट्रपति उन पर डिसीजन लेता है। अब देखो यहाँ पर ये सारी जो राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियाँ होती हैं कि किसी भी विधेयक को रोकना, किसी विधेयक को वापस भेजना, ठीक है, किसी विधेयक पर आपत्ति दर्ज करना या फिर संसद को जो संदेश भेजा जाता है, ये सब राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को संदेश भेज सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 86(2) के तहत
राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और स्वविवेकी शक्तियां। उसके बाद देखो, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। वीटो शक्ति का मतलब होता है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है ताकि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कानून ना बन जाए जो कि संविधान के विरुद्ध हो। यही होती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखो, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। सबसे पहले तो अनुच्छेद पर फोकस कीजिए। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो वीटो शक्ति है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। अभी तक आपने देखा कि हर चीज में संसद के सदस्य बीच में आ जाते थे या फिर मंत्रिपरिषद बीच में आ जाते थे, लेकिन वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए कोई विधेयक है, वो लोकसभा से भी पारित हो गया, वो राज्यसभा से भी पारित हो गया, ठीक है, और फिर आता है वो राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही तो कानून बनता है ना। तो जब मान के चलिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति अगर उस पर मोहर लगा देता है तो वो कानून की शक्ल ले लेता है वो विधेयक। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा विधेयक जो ऐसे कानून को बनाता हो जिससे कि संवैधानिक जो भी कानून हो उसका हनन होता हो या फिर संविधान का हनन होता हो, तो वो ऐसे विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकता है, उसको निलंबित कर सकता है। तो ये सारी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है, और इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अपने पावर से करता है। इसमें क्या होता है, मंत्री परिषद की जो सलाह होती है वो अनिवार्य नहीं होती है, यानी कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। ठीक है, अब देखो जो वीटो शक्ति होती है वो होती है कुल 3 प्रकार की। तो अब हम लोग देख लेते हैं 3 प्रकार की जो वीटो शक्ति है वो है पॉकेट वीटो, ठीक है, दूसरी है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा होता है अत्यंतिक वीटो। अब देख लेते हैं तीनों में क्या क्या है। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देना, ठीक है, ये राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो के अधीन आता है। जैसे कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस विधेयक पर अगर मंजूरी दे दी जाएगी तो कुछ ऐसा विधान या फिर ऐसा कानून बन जाएगा जो कि संविधान के विरुद्ध होगा। तो इस मामले में राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है, और ये राष्ट्रपति का होता है पॉकेट वीटो। अच्छा, पॉकेट वीटो को जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉकेट वीटो को संवैधानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है, जेबी निषेधाधिकार, ठीक है, निषेधाधिकार। अब देखो इस पॉकेट वीटो का प्रयोग कहां पर हुआ था, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में एकमात्र पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ये राष्ट्रपति महोदय थे उस समय पर, ठीक है, तो इनके द्वारा पॉकेट वीटो का एकमात्र प्रयोग अभी तक किया गया है। और किस मामले में, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक मामले में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पॉकेट वीटो का एकमात्र प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, या फिर किस मामले में किया गया, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक मामले में। तो ये हो गया पॉकेट वीटो। अब हम लोग बात करते हैं निलंबनकारी वीटो की। इसमें क्या होता है, देखो, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना उसकी निलंबनकारी वीटो की शक्ति के अधीन आता है। तो निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर आता है उसको क्या करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। जबकि पॉकेट वीटो में क्या था, अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता था।
ठीक है, तो अंतर भी आप तीनों में समझे रखना, नहीं तो पता चले बाद में सब कुछ मिक्स हो जाए आपके दिमाग में। तो ये हो गया राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा देता है कि आप फिर से विचार करो कि ये कानून बनना है कि नहीं। उसके बाद देखो अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो उसके पास विधेयक आता है उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ठीक है, और फिर कह देता है कि इस पे मैं निर्णय बाद में दूंगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। 1954 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखना। पॉकेट वीटो का पहला प्रयोग यानी कि एकमात्र प्रयोग भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक मामले में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, और अत्यंतिक वीटो का एकमात्र प्रयोग राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में पेप्सू के मामले में, ठीक है। पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट। तो ये हो गई राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। उसके बाद देखो राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, और वो विशेषाधिकार क्या है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक मामले में क्या बोलते हैं लिप्त पाया जाता है तो उन आपराधिक मामलों से भी उन्मुक्ति उसे होती है, और अगर किसी व्यक्तिगत रूप से वो किसी अपराध में शामिल है तो उनसे भी राष्ट्रपति को छूट प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे किसी भी मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है, गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 माह के नोटिस के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, उस पर निजी कृत्यों के लिए महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग आपको पता ही है, उसे पद से हटाने की प्रक्रिया, इसी को महाभियोग कहते हैं, ठीक है। तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को महाभियोग कहते हैं। तो अगर राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त है या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध कर देता है तो दोनों ही मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 माह के नोटिस के बाद उसे उसके आपराधिक कृत्यों के लिए हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हम लोगों का हो गया राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो नीलम संजीव रेड्डी 1977 में जो राष्ट्रपति बने थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी कि निर्विरोध का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। निर्विरोध का मतलब होता है कि उनके समक्ष अन्य कोई उम्मीदवार नहीं था, ये एकमात्र उम्मीदवार थे और इस कारण ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नाम क्या है, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। अब देखो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनके संदर्भ में भी बहुत चीजें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि भारत के वो पहले न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो नाम याद कर लीजिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसके साथ देखो जो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ये पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया है, न्यायाधीश भी रहे हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उसके बाद देखो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका की कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। इनको दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ये कथन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे और ये वीवी गिरी 2 कार्यकाल के लिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हम लोग बात करें तो ये 6 जुलाई 1957 से
11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे। उसके बाद 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। और फिर 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो भारत के राष्ट्रपति रहे। यानी कि बिहार के राज्यपाल भी रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद ये देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और फिर ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तीनों पद इनके पास रहे। ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पास होती है। इसीलिए संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रपति भवन की भी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक और सरकारी आवास है। 1950 तक इसको कहा जाता था वायसराय हाउस, लेकिन 1950 के बाद इसे राष्ट्रपति भवन नाम दिया गया। और इसके डिजाइनकार कौन हैं? एडविन्स लुटियन हैं। ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक और सरकारी आवास है। तो ये सारे फैक्ट हो गए। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने समझाया है। चीज़ें आपके पीछे भी लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने तो बहुत तेज़ी से चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाती हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जो मॉर्निंग में चल रही है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और वो क्लास 10 नहीं अब 12 बजे आया करेगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।